हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनी जीएस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैंने एसएससी सीजल 2026 को टारगेट करते हुए एजुकेटिव बेस्ड जीके का बैच लॉन्च किया हुआ है। इसका हम यहां पर क्लास 11 करने वाले हैं। ये जो क्लासेस होती हैं यहां पर हम 25 MCQs करते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं और 5 यहाँ पर करंट अफेयर्स भी रिवाइज करते हैं हर क्लास के साथ में। तो अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब भी ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये बैच का पार्ट है जहाँ पर क्लासेस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसका स्टडी मटेरियल आपको अलग ग्रुप में दिया जाता है। तो चलिए फिर यहाँ पर बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू द कार्व्ड व्हील्स ऑन द कोणार्क सन टेम्पल रिप्रेजेंट? कोणार्क सूर्य मंदिर पर उत्कीर्ण चक्र क्या दर्शाते हैं? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया है, क्लास 10 में, जहां पर हमने सभी इंपॉर्टेंट टेम्पल, उनका लोकेशन और उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल पढ़ा था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोणार्क सन टेम्पल में जो व्हील बने हुए हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो व्हील हैं ये 24 हैं, तो ये टाइम डिवीज़न को यहाँ पर सिंबलाइज करते हैं। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल में 7 हॉर्सेस बने हुए हैं जो कि वीक के 7 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड साइमल्टेनियसली बाई अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स ड्यूरिंग द करम सेलिब्रेशन इन झारखंड एंड ईस्टर्न इंडिया? झारखंड और पूर्वी भारत में करम उत्सव के दौरान अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा एक साथ मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जावा फेस्टिवल जो है ये अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा मनाया जाता है करम फेस्टिवल के टाइम पर। अब यहाँ पर झारखंड की बात आ ही गई है, तो झारखंड के सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को रिवाइज करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारे स्टेट के फेस्टिवल्स को रिवाइज कर लिया है काफ़ी डिटेल में। यहाँ से हम बात करते हैं कि झारखंड का कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो पहला यहाँ पे फेस्टिवल है सरहुल, जिसको कि किंग ऑफ फेस्टिवल भी कह सकते हैं। झारखंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से याद रहे। ये सरहुल फेस्टिवल है, ये कर्मा पूजा, सोहराई है यहाँ पर हल पुण्य, ये टूसू पर्व है और ये रोहिणी फेस्टिवल है। तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी फेस्टिवल की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरहुल फेस्टिवल की। इट मार्क्स द ट्राइबल न्यू ईयर एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग। तो ये ट्राइबल न्यू ईयर और स्प्रिंग का जो शुरुआत है उसको सिंबलाइज करता है। इट लिटरली मीन्स वर्शिप ऑफ द साल ट्री। यहाँ पे साल ट्री की पूजा की जाती है, जिनको गॉडेस सरना का अबोड यानी कि एक तरीके से निवास स्थान माना जाता है। ट्राइबल्स बिलीव द सन एंड अर्थ गेट मैरिड ड्यूरिंग दिस टाइम। ट्राइबल्स का ये मानना है कि इसी टाइम पर सन और अर्थ का यहाँ पे मैरिज हुआ था। जो प्रीस्ट होते हैं, जिनको पहन कहा जाता है, ये आने वाले साल के लिए रेनफॉल का प्रिडिक्शन करते हैं कि किस तरीके से रेनफॉल होगा। और ये कैसे इसका प्रिडिक्शन करते हैं, तो जो अर्थन पॉट्स होता है उसमें वाटर लेवल को देख करके ही रेनफॉल को प्रिडिक्ट किया जाता है। सरहुल फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ट्राइब्स हैं जिनके द्वारा मेजरली ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे ओरान, मुंडा एंड हो ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे करम या कर्मा पूजा जो है, यहाँ पर पूजा की जाती है करम देवता की, जिनको कि पावर, यूथ एंड वेल बीइंग का गॉड माना जाता है। तो ये ब्रदर्स के लिए भी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिवोटीज होते हैं वो करम ट्री की ब्रांच का वर्शिप करते हैं और ये जो पेड़ है ये प्लांट किया जाता है कोर्ट यार्ड के सेंटर में। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा हुआ था, इसी फेस्टिवल के टाइम पर जावा रिचुअल मनाया जाता है अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा, जहाँ पर वो छोटे छोटे बास्केट को जर्मिनेटिंग सीड के द्वारा डेकोरेट करती हैं और ये रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी एंड गुड हार्वेस्ट को। तीसरा यहाँ पे है सोहराई फेस्टिवल। तो ये कैटल फेस्टिवल होता है, एक तरीके से ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको दिवाली के बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है।
इट इज़ डेडिकेटेड टू कैटल, यानी कि काउज एंड बफेलोज को ये डेडिकेटेड होता है क्योंकि एग्रीकल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी को ऑनर करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला यहाँ पे है टूसू पर्व। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द विंटर। तो विंटर में मकर संक्रांति के टाइम पर टूसू पर्व मनाया जाता है। इट इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय द अनमैरिड गर्ल्स हु वर्शिप द फोक डिटी गॉडेस टूसू। तो गॉडेस टूसू की पूजा की जाती है अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा। और यहाँ पर चौड़ल आपको देखने को मिलेगा जो कि बैम्बू या फिर वुडन फ्रेम होता है, उसको कलरफुल पेपर से डेकोरेट किया जाता है और उसी को जा करके जो भी लोकल रिवर होता है वहाँ पर डुबा दिया जाता है, इमर्ज कर दिया जाता है। और जब ये उसको ले जाती हैं तो टूसू सॉन्ग यहाँ पर गाते हुए जाती हैं। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके का होता है, कलरफुल पेपर से इसको डेकोरेट किया जाता है। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पर रोहिणी फेस्टिवल की। रोहिणी फेस्टिवल जो है ये एग्रीकल्चरल साइकिल का पहला फेस्टिवल माना जाता है झारखंड में। इट मार्क्स द डे फार्मर स्टार्ट सोइंग सीड्स इन दियर फील्ड। तो इस दिन में जो भी फार्मर होते हैं अपने खेतों में बीज बोते हैं। यहाँ पर आप इमेज जब देखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। अगला यहाँ पे आता है भगत पर्व। ये स्प्रिंग और समर के बीच में आता है। ये डेडिकेटेड होता है बुद्धा बाबा को, उन्हीं की पूजा की जाती है। जो डिवोटीज यानी कि भक्त होते हैं उनको भक्तास कहते हैं। ये यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जहाँ पर इनको एक हुक के द्वारा लटका दिया जाता है और ये फायर या फिर पोल के ऊपर वहाँ पे झूलते रहते हैं। तो इस तरीके का ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इनको डिवोशन को दिखाता है। 7th नंबर का यहाँ पर फेस्टिवल है जानी शिकार। ये हर 12 सालों में एक बार यहाँ पर मनाया जाता है। इट कॉमोमरेट्स द ब्रेवरी ऑफ ट्राइबल वुमेन हु ड्रोव अवे इन्वेडर। तो यहाँ पर ना आप इसको जान लीजिए कि झारखंड में रोहतासगढ़ फोर्ट पर जब मुगल आर्मी ने इन्वेड किया था तो वहाँ की ट्राइबल वुमेन ने उनको खदेड़ दिया था, यानी उनको हरा दिया था। तो उन्हीं की ब्रेवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन जो भी विमेन होती हैं ये मेंस क्लॉथ पहनती हैं, फॉरेस्ट में जाती हैं, यानी कि सिंबॉलिक हंट पर जाती हैं। प्राइमरली इसको ओरान कम्युनिटी के द्वारा मनाते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे है हल पुण्य, जिसको अखैन जात्रा भी कहते हैं। तो जात्रा देख के ओडिशा मार्क मत करिएगा, ये झारखंड का फेस्टिवल है। ये सिंबलाइज करता है बिगिनिंग ऑफ द प्लॉफिंग सीजन की, यानी कि माघ मंथ के पहले दिन पे ये पड़ता है। यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है। फार्मर्स प्लाउ 2.5 सर्कल ऑफ दियर लैंड एज ए सिंबल ऑफ गुड लक। तो यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा 2.5 सर्कल यहाँ पर जोता जाता है एज अ सिंबल ऑफ गुड लक। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक राजस्थानी संगीत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थानी जो ट्रेडिशनल म्यूजिक होते हैं वो नेचर से बंधे हुए होते हैं, लाइफ एंड स्टोरीज को वहाँ पर दिखाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से फोक म्यूजिक हैं, इनसे रिलेटेड सिंगिंग कम्युनिटीज़, वहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से ना क्वेश्चन पूछा हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी। इसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पूछा गया है आरपीएफ एसआई में। तो ये मत सोचिए कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो मैं ये सारे पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखती। तो चलिए यहाँ पर मेजर सिंगिंग कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मंगानियस, लंगास, भोपास एंड कालबेलियास। मंगानियस की बात करेंगे अगर तो ये डेजर्ट रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बाड़मेर और जैसलमेर, और ये फेमस होते हैं खमैचा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है ये भी अभी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 में लेटेस्ट पूछा गया है। लंगास कम्युनिटी की बात करें तो ये वेस्टर्न राजस्थान से होते हैं, सिंगिंग कम्युनिटी है, और इनके द्वारा प्राइमरली सारंगी का यूज़ किया जाता है।
भोपास जो होते हैं ये प्रीस्ट सिंगर्स होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड बनेगा। ये यहाँ पे फाड यानी कि स्क्रॉल पेंटिंग के द्वारा स्टोरीज को बताते हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ फोक डिटी पबू जी, तो उन्हीं पे आधारित लाइफ स्टोरीज को इनके द्वारा नरेट किया जाता है। कालबेलियास की अगर हम बात करेंगे तो ये स्नेक चार्मर की वजह से जाने जाते हैं। ये म्यूजिक भी है एक तरीके से और डांस भी है। इसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन मिल चुका है। अब हम यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर आप इसका इमेज देख लीजिए जिससे कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए। ये है रावण हाथा, ये है खमैचा इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे है सिंधी सारंगी, ये जो हाथ में लिए हुए हैं ये है करताल, ये है अलगोजा और ये है मोरचंग। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट यानी कि तत्वाद्य जो होता है, इसमें स्ट्रिंग को खींच करके इसको बजाया जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि रावण हथा जो है ये हाफ कट कोकोनट से बनाया जाता है। ये भोपास के द्वारा यूज़ किया जाता है जब वो पबू जी की फाड को यहाँ पर नरेट करते हैं, उनकी स्टोरी को बताते हैं। खमैचा इंस्ट्रूमेंट जो है ये लार्ज एंड सर्कुलर होता है। सारंगी यहाँ पर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको लंगास के द्वारा यूज़ किया जाता है। विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको सुशिर वाद्य कहा जाता है। एयर के द्वारा इसको बजाया जाता है, जिसमें आपको अलगोजा याद रखना है। जैसे फ्लूट होता है ना, उसी की तरह ये भी आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट इंस्ट्रूमेंट है राजस्थान का। यहाँ पे 2 ज्वाइंट फ्लूट होते हैं जिसको एक साथ बजाया जाता है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। पुंगी या बीन जो होता है ये कालबेलिया ट्राइब के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा परक्यूशन या रदमिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको अवनद या घन वाद्य कहा जाता है। यहाँ पर करताल और मोरचंग आएगा। यहाँ पे आप इमेज देखिए, ये है करताल और यहाँ पे ये है मोरचंग। तो करताल यहाँ पर जो है 2 वुडन पीसेस होते हैं जिनको एक साथ यहाँ पर बजाया जाता है और ये ऑफन यानी कि अक्सर प्ले किया जाता है मंगानियर्स के द्वारा। मोरचंग यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक ज्यूस हार्प की तरह का होता है। आयरन का इसको बनाते हैं एंड इट इज़ प्लेड बिटवीन द टीथ। इसको दांतों के बीच बजाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इंस्ट्रूमेंट और जो सिंगिंग कम्युनिटीज़ होती है उसको डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं कि फेमस फोक सॉन्ग और यहाँ का स्टाइल क्या क्या है। तो यहाँ पे मांड एक स्टाइल है जो कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है राजस्थानी फोक म्यूजिक का। इसको पहले रॉयल कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था। पबू जी की फाड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये म्यूजिकल नरेशन होता है जहाँ पर फोक हीरो पबू जी के जो भी हीरोइक डीड्स होते हैं उनको बताया जाता है। पनिहारी सॉन्ग अगेन CHSL 2024 में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो सॉन्ग होता है ये वुमेन के द्वारा गाया जाता है जब वो कुएं से पानी लेकर के आती हैं। सॉन्ग्स संग बाई वुमेन वाइल फेचिंग वाटर फ्रॉम वेल। इसके अलावा यहाँ पर हिचकी सॉन्ग भी होता है और ये होता है फॉर मिसिंग समवन और इस वर्ड का लिटरली मीन होता है हिकअप। कालबेलिया फोक सॉन्ग और डांस जो है इसको यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया था 2010 में। इससे रिलेटेड एक पर्सनालिटी है गुलाबो सपेरा जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। इनका नाम आप याद रखेंगे, ये इसी से रिलेटेड हैं। अल्लाह जिलाई बाई की बात करेंगे तो इनको मारू कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सबसे फेमस मांड सिंगर हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर इमेज भी देख लीजिएगा जिससे कि और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट अलाउड फॉर ए प्लेयर इन हैंडबॉल। हैंडबॉल में खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने की अनुमति नहीं है, यानी कि क्या चीज़ इसमें अलाउड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिंग और पंचिंग द बॉल आउट ऑफ एन अपोनेंट्स हैंड। प्रतिद्वंदी के हाथों से गेंद को खींचना या मुक्का मारना ये यहाँ पर अलाउड नहीं होता। अब यहाँ से भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हैंडबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं तो यहाँ पर
7 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें 6 प्लेयर फील्ड में होते हैं, एक यहाँ पर गोलकीपर भी होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम इसमें कितने प्लेयर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 14 प्लेयर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक DSSB में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या था। तो मैंने आपको बताया था जितने भी एक्ट आए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर, इसको हमने आई थिंक क्लास 2 या क्लास 3 में कम्प्लीटली डिस्कस किया है। अगर आप क्लास 1 से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ से आप देखिएगा एक्ट को हमने कवर किया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टू कंट्रोल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में नागरिक और सैन्य मामलों को नियंत्रित करने के लिए इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल एट द 1900 पेरिस गेम्स बाय सिक्योरिंग सिल्वर इन 200 मीटर स्प्रिंट एंड 200 मीटर है 200 मीटर हर्डल्स। 1900 पेरिस खेलों में 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक हासिल करके भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, नॉर्मन प्रिचर्ड। अब यहाँ पे देखिए ओलंपिक की बात आई है, तो हम ओलंपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है ओलंपिक्स की, कब ये स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो ओलंपिक्स होता है इसके लिए है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको 1894 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस फ्रांस में है, लेकिन करंट हेडक्वार्टर जो है ये लॉसनी स्विट्जरलैंड में है। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में बनाया गया था। इसका मोट्टो है सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, दैट मीन्स फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूछा जाए तो वो हो जाएंगे दिमेत्रियस विकेलास। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर हुआ, तो ये एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में। और ये जो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम था, यहाँ पर 241 एथलीट्स ने 14 नेशन से पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर 9 स्पोर्ट्स हुए थे। IOC के अगर मेंबर पूछा जाए तो 106 मेंबर कंट्रीज हैं। सेकेंड ओलंपिक गेम पेरिस फ्रांस में हुआ था 1900 में, जिसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने मेडल जीता था। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पहला समर ओलंपिक कहाँ पर हुआ, विंटर ओलंपिक कहाँ पे हुआ, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट समर ओलंपिक जो है 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स 1924 चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ। फर्स्ट पैरालंपिक गेम 1960 रोम इटली में हुआ। और यकीन मानिए ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार रिपीट हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बार। फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स जो है ये 2010 में सिंगापुर में हुआ था। फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक 2012 में इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ था। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि ओलंपिक गेम्स हर 4 सालों में होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक गेम में कितने ईयर का गैप होता है, तो यहाँ पर 2 ईयर्स का गैप होता है। यहाँ से अब हम इंडिया के ओलंपिक में पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। इंडिया से फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इंडिया पहला एशियन कंट्री था ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला। इनको वहाँ पर 2 सिल्वर मेडल मिले थे एथलेटिक्स में। पहला जो टीम है वो इंडिया ने 1920 में एंटवर्प बेल्जियम के ओलंपिक्स में भेजा था। फर्स्ट फ्लैग बियरर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पूर्मा सी बैनर्जी 1920 के ओलंपिक्स में इंडिया के पहले फ्लैग बियरर बने थे। टोटल यहाँ पे इंडिया के 41 मेडल्स थे, जिनमें अभी तक 10 गोल्ड मेडल, 8 हॉकी में, 2 यहाँ पर इंडिविजुअल हैं। हॉकी का डोमिनेंस इंडिया का रहा है। इंडिया ने 6 टाइम गोल्ड मेडल जीता है कंसेक्यूटिवली 1928 से 1956 तक। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल अगर पूछा जाए तो वो केडी जाधव ने जीता था रेसलिंग में
ब्रॉन्ज मेडल मिला था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में। ये फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल है जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो इंडिया से अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इनको गोल्ड मिला था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड नीरज चोपड़ा को मिला था जैवलिन थ्रो में 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, जहां पर इन्होंने अपना जैवलिन 87.58 मीटर दूर फेंका था। और यहाँ पे इसी से स्टार्ट हो जाता है नेशनल जैवलिन डे, जो कि हर 7 अगस्त को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ विमेन जो हैं उन्होंने ओलंपिक्स में जो अचीवमेंट हासिल किए हैं उनकी भी बात करेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी कि सबसे पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। इनको ब्रॉन्ज मिला था सिडनी 2000 के ओलंपिक्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो जाएंगी। वेट लिफ्टिंग में भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 69 kgs की कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट इंडियन टू विन 2 ओलंपिक मेडल, यानी कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते। तो यहाँ पे पीवी सिंधु का नाम आएगा। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक्स 2016 में, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि आप क्लासेस को देखते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे साइना नेहवाल हैं। ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं ओलंपिक मेडल जीतने वाली बैडमिंटन में, इनको ब्रॉन्ज मिला था। साक्षी मलिक फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में, ब्रॉन्ज इनको मिला था 2016 के रियो ओलंपिक्स में। मनु भाकर आप याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग में इन्होंने मेडल जीता था। पेरिस 2024 में ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। इन्होंने जब ये मेडल जीता था तो उस टाइम पर ये यंगेस्ट थी ओलंपिक मेडल जीतने वाली, लेकिन इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया अमन शेरावत के द्वारा। उनके बारे में भी अभी हम देखते हैं। यहाँ पर जान लेते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि ये 33rd एडिशन था जिसमें मोटो रखा गया था गेम्स वाइड ओपन। इंडिया का रैंक इसमें 71st आया था। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। फ्लैग बियरर्स की बात करेंगे तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु एंड शरद कमाल थे। क्लोजिंग में मनु भाकर एंड पिया श्रीजेश। नेक्स्ट यहाँ पे मेडलिस्ट की बात करें तो नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जावलिन में सिल्वर मेडल मिला। मनु भाकर को शूटिंग में ब्रॉन्ज। मनु भाकर और शरबजोत सिंह को मिक्स्ड टीम शूटिंग में ब्रॉन्ज मिला। स्वप्निल कुशाले भी शूटिंग से रिलेटेड हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया इस बार। अमन शेरावत को ब्रॉन्ज मेडल मिला रेसलिंग में। इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट ये बन गए हैं। इनकी एज उस टाइम पर थी 21 ईयर्स 24 डेज। तो ये पूरा लिख करके पूछा हुआ है। इंडियन हॉकी टीम ने भी इस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता। अब हम आने वाले ओलंपिक्स की बात करें तो 2028 का समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि क्रिकेट का जो T20 फॉर्मेट है उसको इंक्लूड किया जाएगा। 2032 का समर ओलंपिक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। मैच दी फॉलोइंग ताइक्वांडो कोरियन टर्म्स विद देयर करेक्ट इंग्लिश मीनिंग। यहाँ पर आपको कोरियन टर्म दिया गया है, इंग्लिश मीनिंग के साथ इसको मैच कराना है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी में। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये मैचिंग करा दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ताई का मतलब होता है टू स्ट्राइक विद द फीट, यानी कि पैरों से प्रहार करना। क्वान का मतलब होता है टू स्ट्राइक विद द हैंड, यानी कि हाथ से प्रहार करना। डू का मतलब होता है ए डिसिप्लिन और वे, अनुशासन या तरीका। नेक्स्ट यहाँ पे डोजांग है तो इसका मतलब होता है ट्रेनिंग हॉल और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, प्रशिक्षण हॉल या फिर अभ्यास का स्थान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है द ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट
aims to enhance connectivity between India and which two South East Asian countries? त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का उद्देश्य भारत और किन दो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ाना है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि ये ट्राईलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट है क्या। यहाँ से आप ये जान लीजिए कि ये जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का ट्राईलैटरल हाईवे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर शुरू किया गया। यहाँ पे ये जो हाईवे स्टार्ट होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मोरे, मणिपुर, इंडिया में। इसका एंड पॉइंट है मेसॉट, थाईलैंड में। यहाँ पे बीच में जो कंट्री है जिसको हम ट्रांजिशन कंट्री कह रहे हैं, वो म्यांमार है। इसका टोटल लेंथ यहाँ पे दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली 1360 किलोमीटर। कौन कौन सी मेजर सिटीज़ यहाँ पर कवर होंगी? तो सबसे पहले इंडिया से शुरू होगा मोरे, जो कि मणिपुर में है। फिर म्यांमार में तामू, कलेवा भी म्यांमार में है, मांडले भी म्यांमार में है। तो म्यांमार की ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ कनेक्ट होंगी। फिर थाईलैंड का यहाँ पे मेसॉट यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इसको सबसे पहले प्रपोज किया गया था 2002 में ड्यूरिंग ए मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन यंगून। और ये स्टार्ट कब होता है? तो ये 2012 में स्टार्ट होता है। इसका जो टोटल लेंथ यहाँ पे है 1360 किलोमीटर। इसी में 160 किलोमीटर का एक हाईवे बनाया जाएगा जो कि फ्रेंडशिप रोड होगा। तो ये भी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। 160 किलोमीटर का स्ट्रेच है मोरे, तमू, कलेमियो, कलेवा। यहाँ पे जो है बनाया जा रहा है, इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा BRO इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, जहाँ पर ये जो हाईवे है इसको लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम में भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा इन फ्यूचर। यानी ये अभी हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। नोडल मिनिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि BRO के साथ में मिलके ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुस्तक वाई भारत मैटर के विषय में सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें बताई गई हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने लिखा है, तो इसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, इन विच इंडियन सिटी इज द प्रेस्टिजियस सुब्रोतो इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट कंडक्टेड एवरी ईयर कप? यहाँ पर आपसे यही पूछा हुआ है कि सुब्रोतो इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ये हर साल किस सिटी में कंडक्ट कराया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पर, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वॉज कन्फर्ड नामीबियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू द कंट्री? किस भारतीय राजनीतिक नेता को नामीबिया की पहली राजकीय यात्रा के दौरान देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत सारी कंट्रीज़ के हाईएस्ट अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं, सभी का लिस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर 2024-2025 में कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं वो लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी अवार्ड हैं ये सब 2025 में मिले हुए हैं। ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है, ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबलिस, ये अवार्ड नामीबिया ने दिया है। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया ने दिया है। इसके अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो का ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना मिला है। यहाँ पर आप पूरा नाम नहीं भी याद रखेंगे तो भी थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन कंट्री ज़रूर याद रखिएगा। घाना ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है। इसके अलावा साइप्रस ने दिया है। श्रीलंका मित्र विभूषण, ये श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया है। मॉरिशस का भी यहाँ पे अवार्ड मिला है।
2024 में कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर का अवार्ड दिया गया। डोमिनिका का डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का दिया गया था। नाइजीरिया का ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड दिया गया 2024 में। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड फॉरेन डिग्निटरी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है आफ्टर एलिजाबेथ सेकंड। भूटान के द्वारा 2024 में ऑर्डर ऑफ ड्रुक गयाल्पो अवार्ड दिया गया, जो कि फर्स्ट फॉरेन हेड बने हैं ये अवार्ड रिसीव करने वाले। इसके अलावा बहुत सारे ग्लोबल अवार्ड भी मिले हैं 2016 से 2023 तक, जैसे कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल रशिया ने दिया है, जिसको कि दिया 2024 में गया है पर अनाउंस किया गया था 2019 में। ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया फ्रांस के द्वारा 2023 में। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट ने दिया है। लीजन ऑफ मेरिट 2020 में यूएसए ने दिया था। और उस टाइम पे ये क्वेश्चन ना बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था करंट अफेयर्स के पार्ट से। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ जायद यूएई ने दिया था, ये उनका हाईएस्ट अवार्ड है। इसके अलावा गल्फ नेशन ने भी इनको बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। इसका लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप इसको एक बार देख सकते हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, इसको ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर्स आती हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिमालयन रिवर में लोहित रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा की ये ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर। यहाँ से अब ब्रह्मपुत्रा रिवर भी पढ़ेंगे, उसके भी ट्रिब्यूटरी जानेंगे और इसके अलावा इंडस रिवर भी पढ़ेंगे। गंगा रिवर सिस्टम किसी और क्लास में रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करते हैं। इसका ओरिजिन होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास पड़ेगा तिब्बत में। इसका टोटल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर है, जिसमें से इंडिया में केवल और केवल 916 किलोमीटर ये फ्लो होता है। अब ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसका अलग अलग नाम भी है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत में, इसको सांगपो यानी कि द प्यूरीफायर के नाम से जाना जाता है। चाइना में इसको यार्लुंग ज़ैंगबो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग कहते हैं। असम में आने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जानते हैं, नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विथ यमुना। यमुना से कंफ्यूज मत होइएगा, जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में। जब ये रिवर मर्ज हो जाती है पद्मा रिवर से, अब पद्मा किसको कहते हैं, तो गंगा रिवर को बांग्लादेश वाले एरिया में पद्मा कहते हैं। तो यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्रा रिवर मर्ज हो जाती है तो मेघना कहते हैं और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इसके हम इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि रिवर से लेफ्ट के साइड में आकर जो रिवर मिलती है उसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। राइट साइड से आकर अगर ऐड हो रही है तो उसको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। लेफ्ट बैंक में यहाँ पर लोहित, दिबांग, धनसिरी, कोपली और बूढ़ी दिहिंग रिवर है। लोहित रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ ब्लड। इसको हम रिवर ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड लेटेराइट सॉइल इसके द्वारा कैरी किया जाता है। दिबांग रिवर जो है ये दिहांग को ज्वाइन करता है सादिया टाउन के पास में। धनसिरी जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लाईसैंग पीक ऑफ नागालैंड। धनसिरी का ओरिजिन लाईसैंग पीक से होता है जो कि नागालैंड में है। कोपली यहाँ पे फेमस है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए असम एंड मेघालय में। बूढ़ी दिहिंग यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी है ये ऑयल रिच रीजन से पास होती है जो कि अपर असम में पड़ेगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबनसिरी की बात करेंगे, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो यहीं पे स्टार मार्क करना बनता है। इसको हम कहते हैं गोल्ड रिवर। कामेंग जो है ये फ्लो होता है पक्के टाइगर रिजर्व से
और जब भी किसी टाइगर रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया से कोई रिवर फ्लो होता है तो वो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मानस की अगर हम बात करेंगे तो ये मानस नेशनल पार्क से फ्लो होती है। यूनेस्को साइट है ये मानस नेशनल पार्क। संकोश जो है ये असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। तीस्ता रिवर जो है ये सोलामो लेक सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और तीस्ता रिवर को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। यहाँ पे हमने ट्रिब्यूटरी पढ़ ली। अब आप ये जान लीजिए नेशनल वाटरवे 2 जो है ये सादिया एंड धुबरी के बीच में है असम में, इसी को नेशनल वाटरवे 2 कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है तो ये बोगीबील ब्रिज है असम में। डोला सादिया या भूपेन हजारिका की बात करेंगे तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओवर वाटर, ये लोहित रिवर पर है। सरायघाट ब्रिज ये फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज है ओवर ब्रह्मपुत्रा, गुवाहाटी में लोकेटेड है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हमने जान लिया। अब हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका इमेज देख सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी ये 5 रिवर आके मिलती हैं जिनको पंजनड़ के नाम से जाना जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इंडस रिवर है इसका ओरिजिन होता है बोकार्चू ग्लेशियर, वहाँ पर इसको हम सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है लॉयंस माउथ। तो ये मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होगी। इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी का पूरा जो लेंथ है वो हो जाएगा 3180 किलोमीटर, जिसमें से ये इंडिया में फ्लो होगी 1114 किलोमीटर। ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख रीजन एट देमचोक। तो लद्दाख में देमचोक जो जगह है वहाँ से ये इंडिया में एंटर करेगी, फिर बाद में ये ड्रेन होती है अरेबियन सी में नियर कराची। अब हम यहाँ पे पंजनड़ की बात करेंगे। दे आर दी 5 रिवर्स दैट मीट द इंडस एट मिथानकोट इन पाकिस्तान। ये जो 5 रिवर हैं ये इंडस रिवर से मिथानकोट पाकिस्तान में मिलती हैं, तब जाके ये सभी मिलकर के एक साथ अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं कराची के पास। तो इसमें कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है झेलम। झेलम रिवर का एंशिएंट नेम हो जाएगा वितस्ता। इसका ओरिजिन होता है वेरीनाग स्प्रिंग से कश्मीर वैली में। अगर आपसे पूछा जाए कि वुलर लेक का पानी कहाँ से आता है तो झेलम रिवर से ही आता है। इट फ्लोज थ्रू वुलर लेक जो कि श्रीनगर में है। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर ए स्ट्रेच, यानी कुछ दूरी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। सेकेंड यहाँ पे चेनाब रिवर है जिसका एंशिएंट नेम है अस्किनी। इसका ओरिजिन होता है बारालाचला पास से जो कि लाहौल स्पीति में है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम। तो ये जो चेनाब रिवर है ये कोई एक सिंगल रिवर नहीं होता, यहाँ पे ये 2 स्ट्रीम से मिलने से फॉर्म होता है। चंद्र एंड भागा ये 2 स्ट्रीम जब मिलती हैं तब चेनाब रिवर बनता है। अगर हम फीचर की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। तीसरा यहाँ पे है रावी रिवर। एंशिएंट नेम इसका हो जाएगा परुष्णी। ये याद रखिएगा, कहीं कहीं पर इरावती भी लिख दिया जाता है लेकिन परुष्णी ज़्यादा आपको आंसर लगाना है। इसका ओरिजिन होता है रोहतांग पास से जो कि कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में है। इट फ्लोज बिटवीन द पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंजेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ब्यास रिवर यहाँ पे जो है इसका एंशिएंट नेम है विपासा। इसका ओरिजिन ब्यास कुंड से ही होता है जो कि रोहतांग पास के पास में है। फीचर की बात करेंगे, इट इज़ दी ओनली रिवर इन दिस सिस्टम दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया, यानी कि पंजनड़ में ये इकलौती ऐसी रिवर है जो कि पूरी तरीके से इंडिया में फ्लो होती है और ये सतलज रिवर से मिल जाती है हरी के पाटन में। सतलज की अगर हम बात करेंगे तो इसका एंशिएंट नेम शुतुद्री हो जाएगा। ओरिजिन होता है इसका राक्षस ताल लेक तिब्बत में जो कि मानसरोवर के पास में है। फीचर अगर आपसे पूछा जाए, इट एंटर्स इंडिया थ्रू द शिपकिला पास। कई बार पूछा हुआ है, यानी कि ये एवरग्रीन क्वेश्चन है कि सतलज इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, तो शिपकिला पास से जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। ये रिवर एंटीसीडेंट है जिसका मतलब होता है ओल्डर दैन द हिमालयाज। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जियोग्राफी में कवर्ड हैं बेसिक में।
जहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो मैंने आपको कहा था कि बैच यहाँ पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिवीजन भी कर रहे हैं, जो नए कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उनको भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका फाउंडेशन या बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। वो सारी क्लासेस मैंने तब बनाई थी जब टीसीएस का पैटर्न था, लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम टीसीएस से ऊपर लेवल का ही कंटेंट पढ़ाया था। अब हम यहाँ पर अदर मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जांस्कर रिवर जो है ये इंडस को ज्वाइन करती है निम्बू यानी कि लद्दाख में एक पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर। श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है एंड इट फ्लोज थ्रू द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज से श्योक रिवर फ्लो होती है। नुब्रा जो है ये श्योक की भी ट्रिब्यूटरी है, ये ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से। यहाँ पर इंडस रिवर की बात कर रहे हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात करेंगे। ये 1960 में हुआ था, जिसको साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट जो थे पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में। एंड इट वॉज मीडिएटेड बाई, यानी कि किसने मध्यस्थता की थी, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा मीडिएशन किया गया था। यहाँ पर यह कहा गया कि जो वेस्टर्न साइड के रिवर हैं जैसे कि इंडस, झेलम और चिनाब, यहाँ पे देखिए इंडस, झेलम और चिनाब ये वेस्टर्न साइड की रिवर हैं, तो इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल 80% रहेगा, इंडिया को लिमिटेड एक्सेस होगा यानी कि 20%। वहीं पर ईस्टर्न साइड की जो रिवर हैं जैसे कि रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों पर इंडिया का यहाँ पर डोमिनेंस रहेगा, इंडिया के राइट्स रहेंगे। 80% यहाँ पर इंडिया कंट्रोल करेगा और 20% यूज़ किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि यहाँ पर इंडिया के पास लिमिटेड एक्सेस है और यहाँ पर पाकिस्तान के पास। तो ये आप यहाँ से मैप याद रखेंगे तो ये चीज़ भी याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 वॉज सप्लाइड बाई विच स्पेस एजेंसी। चंद्रयान 3 पर लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे की आपूर्ति किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई थी, यानी ये जो LRA है इसको किसने सप्लाई किया था। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, नासा ने इसको सप्लाई किया था। यहाँ से अब हम चंद्रयान 3 की भी बात करेंगे। चंद्रयान 3 जो मिशन है ये लूनर मिशन था, इसको 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। ये लैंड करता है 23 अगस्त 2023 को। मिशन का लाइफ 1 लूनर डे था जो कि 14 अर्थ डेज के बराबर होता है। जब ये वहाँ पे लैंड किया ना तो उसी दिन से हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे, इस लैंडिंग को कॉमेमोरेट यानी कि याद करने के लिए। इसको लॉन्च किया गया था LV-M3-M4 के द्वारा। पहले इसको GSLV Mark 3 के नाम से जानते थे। इसको निक नेम दिया गया है फैट बॉय क्योंकि इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्च साइट अगर पूछा जाए कि कहाँ से लॉन्च किया गया, तो जब भी कोई चीज़ लॉन्च की जाती है तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च किया जाता है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। एजेंसी यहाँ पे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मिशन के कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक लैंडर और एक रोवर था जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पर। लैंडर का नेम था विक्रम, जिसको नेम दिया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। रोवर का नेम यहाँ पे था प्रज्ञान, संस्कृत में इसका मतलब होता है विजडम। लैंड कहाँ पर किया था, तो ये साउथ पोल पर लैंड करता है मून के, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक था। लैंडिंग स्पॉट जहाँ पर था उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। यहीं से आप तिरंगा पॉइंट भी याद रखिएगा, द स्पॉट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट्स इन 2019। 2019 में चंद्रयान 2 जो है वहाँ पे क्रैश लैंडिंग हुई थी, मिशन फेल हुआ था। तो वहाँ पे जब ये लैंड करता है जहाँ पे इसका फुटप्रिंट होता है उसको तिरंगा पॉइंट नाम देते हैं, क्योंकि फेलियर इज़ नॉट फाइनल। तो इस वजह से चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड करता है बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद में। इंडिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री बन गया था जिसने साउथ पोल पर लैंड किया था, और 4th कंट्री बन गया था जिसने कि सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून पर आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना। यहाँ पे अब हम पेलोड की बात करेंगे और उसका पर्पस क्या था इसको भी हम जान लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप ये समझिए कि पेलोड होता क्या है। तो जो भी मॉड्यूल भेजे जाते हैं किसी भी मिशन के साथ में,
उसके साथ में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो वो जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं को पेलोड कहा जाता है। तो जो हमारा लैंडर है इसमें आपको 3 पेलोड देखने को मिलेंगे, इनको लैंडर में लगाया गया। यहाँ पे एक चेस्ट पेलोड था जिसका ये पर्पस था कि ये थर्मल कंडक्टिविटी और मून के सरफेस के टेम्परेचर को मेज़र करे। दूसरा यहाँ पे था एल्सा, इसका काम था कि सिस्मिसिटी मून क्वेक जो आता है उसको मेज़र करे। जैसे अर्थ पे अर्थ क्वेक आता है वैसे ही मून पर मून क्वेक को मेज़र करने के लिए इसको लगाया गया। एलपी यानी कि लैंगमुइर प्रोब जो है इसको प्लाज्मा डेंसिटी को मेज़र करने के लिए लगाया गया था। APXS और लिप्स जो है ये रोवर में लगाया गया था। यहाँ पे इसका पर्पस ये था कि जो एलिमेंटल और केमिकल कंपोजिशन होता है मून के सॉइल पर उसको मेज़र करे, डिटरमाइन करे। शेप पेलोड जो है ये प्रोपल्जन मॉड्यूल पर लगा हुआ था। इसका काम ये था कि अर्थ का स्पेक्ट्रम लूनर ऑर्बिट से ये स्टडी करे जिससे कि एक्सोप्लैनेट सर्च करने में हेल्प हो। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन का कॉस्ट क्या था, तो अप्रॉक्स 615 करोड़ रुपीस। इसरो के चेयरमैन उस टाइम पर एस सोमनाथ थे। मिशन के डायरेक्टर मोहन कुमार थे। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पी वेरा मुथुवेल थे। एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट चैम्बर। तो ये देखिए ये बेसिक में आता है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्लड का फ्लो आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। हार्ट के किस चैम्बर से ये फ्लो होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले जो ब्लड होता है ये राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसको आप RA RV LA LV से याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये जो एट्रियम है ये आलिंद होता है और यहाँ पे वेंट्रिकल जो है इसको निलय कहते हैं। ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो इस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ से ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, तो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट है ये एक मस्कुलर आर्गन होता है, लोकेटेड होता है थोरैसिक कैविटी में। स्लाइटली ये झुका हुआ होता है लेफ्ट की तरफ। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल होता है। तो 2 जब है यहाँ पे तो उसको हम 2 एट्रिया कहते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होता है। ये एक डबल लेयर सैक यानी कि सिंपल भाषा में ये दोहरी झिल्ली के अंदर होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ये आई थिंक अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 वॉल्व यानी कि आपको डोर या फिर 4 गेट देखने को मिलेंगे जिससे कि ब्लड अगर एक बार किसी तरफ फ्लो हो रहा है तो वो पीछे ना आ जाए। यहाँ पे जो दरवाजे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये वॉल्व कौन कौन से होते हैं पहले आप यहाँ पे जानिए, फिर हम इमेज में देखते हैं। पहले यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है और इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है इसको हम मित्राल वॉल्व भी कहते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। यहाँ पे आप देखिए इमेज में ये जो आपको वॉल्व दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मित्राल वॉल्व। तो ये यहाँ पर वॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा SA नोड होता है जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ये नेचुरल पीस मेकर ऑफ द हार्ट होता है क्योंकि इसी के इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करने की वजह से हार्ट बीट शुरू होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं तब हमारा हार्ट बीट यहाँ पर स्टार्ट होता है। कई बार क्या होता है कि ये साइनो एट्रियल नोड खराब हो जाता है
तो आर्टिफिशियल यहाँ पे चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जाए और हार्ट बीट शुरू हो। तो यहाँ पे ये नेचुरली प्रेजेंट होता है सभी में, तो नेचुरल पीस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। आई थिंक पीस मेकर नहीं, इसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। हमारे हार्ट में जो ब्लड पंप होता है उसको बॉडी तक पहुंचाने के लिए या फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी यहाँ पे पतली पतली पाइप्स दिखती हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं। पहला यहाँ पे आर्टरीज होता है जिसको हम धमनी कहते हैं। इसके अलावा सेकेंड यहाँ पे वीन होता है जिसको शिरा कहा जाता है। तीसरा यहाँ पे कैपिलरीज होता है जिसको केशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पे आर्टरीज जो होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाता है, और जो भी यहाँ पे नसें यानी कि वीन होती है वो ब्लू कलर की होती है क्योंकि उनके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है। तो पहले इसके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं, फिर डबल सर्कुलेशन की भी बात करेंगे। यहाँ पर है आर्टरीज जिसका हिंदी होता है धमनी। ये हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम होता है क्योंकि ये ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, यानी हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड ले जाने का काम आर्टरीज का होता है। अब आप खुद सोचिए, जब ये हार्ट से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में तो इसको बहुत ही हाई प्रेशर से भेजना होगा, इस वजह से यहाँ का प्रेशर हाई होता है। दे टिपिकली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो होती हैं ये 99% केसेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती हैं, जिसकी वजह से इनका कलर भी रेड होता है। लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा कहीं ना कहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी होता है जो कि आर्टरी है लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इसको स्टार मार्क करके मैंने अलग से भी लिखा है क्योंकि एक्सेप्शन से सवाल बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है, ऑपरेट्स अंडर हाई प्रेशर टू पुश ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हाई प्रेशर में इस वजह से ये काम करती हैं क्योंकि इनको ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है। दे हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल। इनका जो वॉल होता है थिक होता है, मस्कुलर होता है और इलास्टिक यानी कि लचीला होता है, जिसके वजह से ये हाई प्रेशर को टॉलरेट कर पाती हैं, झेल पाती हैं। ल्यूमेन जो होता है ये एक तरीके से होल होता है। जैसे मान लीजिए ये पाइप है ना, तो इसके बीच में होल होगा। जब आप इसको 3D में देखेंगे तो यहाँ पे होल होता है, उसी को ल्यूमेन कहा जाता है। ये जो आर्टरीज होती हैं इनमें ये ल्यूमेन थोड़ा नैरो होता है जिससे कि यहाँ पर हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे वीन्स हैं, तो ये लो प्रेशर रिटर्न सिस्टम होता है क्योंकि दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको हार्ट की तरफ ले जाती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकली दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके द्वारा 99% केसेस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाता है, पर इसका भी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वीन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, तो इसको भी स्टार मार्क करके अलग से लिखा है मैंने। इट ऑपरेट्स अंडर लो प्रेशर। ये लो प्रेशर में काम करती हैं। दे हैव थिन वॉल्स एंड ए वाइड ल्यूमेन। इनका ल्यूमेन यानी कि ये जो स्पेस होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से प्रेशर कम होता है। दे कंटेन वाल्व टू प्रोटेक्ट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड स्पेशली व्हेन फाइटिंग ग्रेविटी। अब ये इनका अलग से फीचर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी वीन्स होती हैं, यहाँ पे आई थिंक इमेज में नहीं बना हुआ है, जो भी वीन होता है उसमें वॉल्व होता है क्योंकि ये पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं, तो कहीं ब्लड पीछे की तरफ ना आ जाए, इस वजह से यहाँ पर वॉल्व होगा। जैसे जैसे ब्लड आगे जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाता है जिससे कि ब्लड बैकवर्ड ना आए। तो ये इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो ये एक्सचेंज जोन होता है। ये ब्रिज का काम करती हैं जहाँ पे ये स्मॉल आर्टरीज और स्मॉल वेन्स को कनेक्ट करती हैं। छोटी आर्टरीज जो हैं उनको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं, स्मॉल वेन्स को वेन्यूल्स कहते हैं। ये मिक्स्ड होती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन को ड्रॉप किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप किया जाता है, और ये यहाँ पे काफ़ी कम प्रेशर में काम करती हैं जिससे कि डिफ्यूज़न हो पाए। इनका वॉल एक्सट्रीमली थिन होता है।
जिससे कि न्यूट्रिएंट, गैस और वेस्ट जो होता है इनसे इजीली पास हो जाता है। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके लिखा है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये हार्ट से लंग तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, जिससे कि लंग में जो एयर आ रही है वहाँ से ऑक्सीजन मिल सके। पल्मोनरी वीन ये हार्ट की तरफ आता है लंग से, जो कि फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर काम कैसे करता है, तो ये डबल सर्कुलेशन दिखाता है। डबल सर्कुलेशन क्या है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ये जो इमेज है ना, इसमें आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा हार्ट है और यहाँ पे लंग्स है। आप सभी को पता है कि हम जब इनहेल करते हैं यानी कि सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी गैसेस को भी अंदर लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा और वो जब हम एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस तरीके से यहाँ लंग्स में चीज़ें चलती हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है ये क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारे हार्ट के पास आता है और फिर यहाँ से ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूरी बॉडी से वो वाला ब्लड ले जाते हैं हमारे हार्ट के पास। अब हार्ट क्या करेगा, ये जो ब्लड है इसको फ्रेश करने के लिए ये भेज देता है लंग्स के पास में। जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास जाएगा, इसमें एयर के द्वारा आई हुई ऑक्सीजन मिलेगी तो ये फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डबल चीज़ें काम कर रही हैं। पहले ब्लड लंग से यहाँ हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी में, फिर यहाँ बॉडी से लंग्स में जाएगा, लंग्स से हार्ट में। तो ये एक सर्कुलेशन है और ये दूसरा सर्कुलेशन। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल है, अगर आप चीज़ें फोकस के साथ देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। जब भी हार्ट से जो भी ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हार्ट से यहाँ पे जा रहा है लंग्स के पास में ताकि इसमें ऑक्सीजन आ सके। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, आगे पूछा जा सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग के पास जाएगा जिससे कि इनको ऑक्सीजन मिल जाए, ये प्योर हो जाएं, अच्छा हो जाएं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हार्ट से जो ब्लड होता है ये बॉडी के पार्ट में जाएगा, फिर हार्ट के पास आएगा। तो ये नीचे वाला सिस्टम है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यहाँ पे अब हम ब्लड की भी बात कर लेते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें 55% प्लाज्मा होता है। ये लिक्विड पार्ट है जिसमें मोस्टली वाटर, प्रोटीन एंड सॉल्ट होते हैं। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनको हम एरिथ्रियोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है जो कि आयरन रिच प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करते हैं और इनके टाइप्स भी होते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एटसेट्रा। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग यानी कोआगुलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लड का वहाँ पर क्लॉट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे बॉडी का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा जिससे कि डेथ हो सकती है। तो ये सभी अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें जिसको हम बीपी कहते हैं, इसको मेज़र किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। नॉर्मल बीपी 120 या 80 होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें जिसको ईसीजी कहते हैं, ये टेस्ट होता है जो कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर अब हम पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं कि ये क्या होता है। आई थिंक ये आपके लिए नया होगा। पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है वेयर ब्लड फ्लोज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर विदाउट गोइंग टू द हार्ट फर्स्ट। जब कभी भी ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाता है
बिना हार्ट के पास जाए हुए, तो उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसको अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें खाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी टॉक्सिक होती हैं, काफ़ी टॉक्सिक इफ़ेक्ट देती हैं। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधा हार्ट में ना जा कर के पहले लिवर के पास जाता है और इसको फ्रेश बना दिया जाता है। लिवर के पास जाने के बाद ये फिर से हार्ट में जाता है ये ब्लड, तो इसी को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर के पास में, फिर हार्ट के पास जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं गया, पहले दूसरे ऑर्गन के पास गया तब यहाँ पर गया। तो इसी सिस्टम को पोर्टल सिस्टम कहते हैं। फोरामेन ओवली की बात करेंगे तो ये हार्ट में एक होल होता है, जो भी फीटस होते हैं यानी कि भ्रूण, उनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे ही उनका बर्थ हो जाता है तो ये होल बंद हो जाता है, क्योंकि जो भी फीटस होते हैं उनका लंग एक्टिवेट नहीं होता, वो अपने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाते। ये जो होल होता है इसी के द्वारा जो उनकी मदर का यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसी से इनके हार्ट में सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होल जैसे ही बर्थ हो जाता है, लंग एक्टिवेट हो जाता है इनहेल करने के बाद में, तो ये वाल्व अपने आप एक तरीके से क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर ब्लड से आप ये भी याद रखिएगा कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है वो सभी को ब्लड दे सकते हैं, उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है ये सभी से ब्लड ले सकते हैं, इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। फादर ऑफ एंजियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स अगर आपको पूछा जाए कि इसके फादर कौन है तो वो हो जाएंगे विलियम हार्वी, क्योंकि इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा हमने आर्टरी और वीन पढ़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट आर्टरी क्या है तो अरोटा हो जाएगा, लार्जेस्ट वीन पूछा जाएगा तो इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे देखिए हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये सब हमने जान लिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पढ़ करके आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है इफ ए स्टेट लॉ ऑन ए कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट इज रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट एंड रिसीव्स एसेंट इट ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग यूनियन लॉ इन दैट स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कनकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है जिस पर स्टेट ने लॉ बना दिया और उसको उन्होंने रिजर्व कर दिया है प्रेसिडेंट के मंजूरी के लिए और उनको मंजूरी मिल जाती है, तो क्या ये अगर उस स्टेट में उसी सेम सब्जेक्ट पर कोई यूनियन लॉ बना है तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर पार्लियामेंट कैन लेटर नलीफाई सच ए स्टेट लॉ बाय पासिंग अनदर लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट उस स्टेट लॉ को नलीफाई कर सकती है, रद्द कर सकती है, अगर वो उसी सेम सब्जेक्ट पर कोई और लॉ बना दें। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए स्टेट है, मान लीजिए इन्होंने एजुकेशन पर कोई लॉ बना दिया जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है, इस पर इन्होंने लॉ बनाया और इसको इन्होंने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व कर दिया, राष्ट्रपति ने इस पे एसेंट भी दे दिया। तो अगर इन्होंने कोई लॉ बनाया है, इसके ऊपर अगर पार्लियामेंट इस पर लॉ बना दे तो उसको वो नलीफाई कर सकती है, भले ही पहले इन्होंने यूनियन लॉ को ओवरराइड किया हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट चेंज अकर्स व्हेन साउंड पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन होता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड बट वेवलेंथ वेरीज। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है लेकिन जो वेवलेंथ होता है वो चेंज हो जाता है। ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इज अ पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारतीय संविधान में किस सिद्धांतों की श्रेणी का हिस्सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ये जो डीपीएसपी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया हुआ है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसे बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 आर्टिकल इसकी बात करेंगे। अगर आपको ये पूरा आर्टिकल याद करना है तो इसका ट्रिक मैंने बहुत पहले बनाया है। 10 से 11 मिनट की वीडियो होगी और 100% गारंटी के साथ में आपको ये सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। ओल्डेस्ट वीडियो में जाकर आप देखेंगे तो दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पे ये वीडियो मिल जाएगा। आर्टिकल 36 जो है ये डिफाइन करता है स्टेट को, सेम जैसे स्टेट को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है, कुछ और चीज़ें हैं। आर्टिकल 37 बात करता है कि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल, यानी कि डीपीएसपी अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिशिएबल है। ऑलरेडी आर्टिकल पूछा गया है। अब ये जो डीपीएसपी होते हैं इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ये अपनी सुविधा के लिए किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आता है सोशलिस्टिक, यानी कि ऐसे डीपीएसपी के आर्टिकल जो कि वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि ऐसे आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर जो कि विलेज डेवलपमेंट की बात करें, पंचायत की बात करें और छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको डेवलप करने की बात करें तो वो गांधीयन प्रिंसिपल होते हैं। तीसरा यहाँ पे होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। यहाँ पर डीपीएसपी के वो आर्टिकल आते हैं जो कि इंडिविजुअल के लिबर्टी पर और बाकी सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है जो कि वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने पर फोकस करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 38 आता है। इसमें कहा जाता है कि सोशल ऑर्डर जो है स्टेट वो सिक्योर करे जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो पाए। आर्टिकल 39 बात करता है यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, जिससे कि वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश हो पाए। आर्टिकल 39A 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है। आर्टिकल 41 को हमने याद किया था सन से। जब सन राइज होता है तो हम काम करने के लिए जाते हैं, तो वही चीज़ है राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में दिया गया है। आर्टिकल 42 जो है यहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए काम करने का। मैटरनिटी रिलीफ भी यहीं पर बताया गया है। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स के लिए। आर्टिकल 43A कहता है कि वर्कर को भी मैनेजमेंट और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। आर्टिकल 47 यानी कि इसको हमने याद किया था हेवन से। हेवन यानी कि स्वर्ग में सारी चीज़ें काफ़ी स्टैंडर्ड होती हैं, तो यहाँ पर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है। अगला यहाँ पे है गांधीयन प्रिंसिपल। ये गांधी जी के आइडियोलॉजी पर बेस्ड होता है। आर्टिकल 40 4 लोग मिलेंगे तो क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? पंचायत। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यहाँ पर दिया गया है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आर्टिकल है। आर्टिकल 43 बात करता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया। आर्टिकल 43B में आता है। आर्टिकल 46 ये पूछा गया था CGL 2025 के ही एग्ज़ाम में, आई थिंक 3 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2025 में नहीं पूछा हुआ था, ये पूछा गया था CGL 2024 में 26 सितंबर शिफ्ट 3 में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी आई होगी क्योंकि आर्टिकल 45 भी एजुकेशन की बात करता है और आर्टिकल 46 भी एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 46 कहता है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करना है SC ST और वीकर सेक्शन के लिए, तो यहाँ पे SC ST इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 47 में यहाँ पर बोला गया है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग होते हैं उस पर बैन लगाना चाहिए स्टेट को। आर्टिकल 48 कहता है कि जो स्लॉटर ऑफ काउज, कार्व्स एंड मिल्च कैटल हैं उसको रोकना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है आर्टिकल 44 में, जहाँ पर बात की जाती है
कि सभी के लिए एक समान कानून लगा देना चाहिए। आर्टिकल 45 देखिए, ये बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनके एजुकेशन के लिए जो कि 6 इयर्स से नीचे एज के हैं। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। आर्टिकल 48A आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 9 से हमने याद किया था शाइन यानी कि चमकना, तो जो भी मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको शाइन करना चाहिए, तो आर्टिकल 49 में ये आता है। आर्टिकल 50 यानी कि 50-50 आधा आधा, यहाँ पे जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रहना चाहिए। 51 में जो 1 है इसका मतलब है आई, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए, ये भी DPSP का पार्ट है आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो कि DPSP से रिलेटेड हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी SSC CGL 2024 में पूछा हुआ है कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कितने DPSP को ऐड किया गया। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4 DPSPs के आर्टिकल को ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें ऐड हुआ था आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, 48A एंड 39F। 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आर्टिकल 38 क्लॉज 2 ऐड किया गया, जिसमें बोला गया टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रयास करना चाहिए कि लोगों में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल ना हो। 86th अमेंडमेंट 2002 हुआ था, जिसमें आर्टिकल 45 के मैटर को चेंज किया गया था। एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 21A। 97th अमेंडमेंट 2011 में हुआ, जिसके द्वारा आर्टिकल 43B यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया। तो कंप्लीट DPSP हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्कीम, ये भी हमने कवर कर लिया है। इसी वजह से जो भी क्लासेस मैंने पहले ली हैं वो 1.5 आवर से ज़्यादा की भी हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है द स्लोगन हर खेत को पानी बिलोंग्स टू, हर खेत को पानी का नारा किससे संबंधित है। तो ये जो हर खेत को पानी है ये संबंधित है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुआ था। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च होता है 1 जुलाई 2015 को। इसका मोटो रखा गया था हर खेत को पानी, दैट मीन्स वाटर फॉर एवरी फील्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर यूज एफिशिएंसी की बात की गई थी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि यहाँ पे फंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाएगा। यहाँ पर सेंटर के द्वारा 60% फंडिंग दी जाएगी और स्टेट के द्वारा 40%। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो वहाँ पर रेशियो रहता है 90:10 का। करंट स्टेटस की बात करें तो ये जो स्कीम है इसको मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके 4 पिलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? AIBP, दूसरा यहाँ पे HKKP, तीसरा यहाँ पे PDMC, चौथा यहाँ पे WDC है। इसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है हर खेत को पानी। इसका फुल फॉर्म है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। WDC का फुल फॉर्म है वाटरशेड डेवलपमेंट। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर बात कर लेते हैं। AIBP का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मेजर और मीडियम ऑन गोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए। तो एक्सेलरेटेड कंप्लीशन ऑफ ऑन गोइंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे काम करेगी। दूसरा यहाँ पे है हर खेत को पानी। यहाँ पे ये बोला गया है कि नए नए वाटर सोर्सेस क्रिएट किए जाएंगे जिसमें कि हम माइनर इरिगेशन पर फोकस करेंगे। जो भी वाटर बॉडीज़ हैं ख़राब हो चुकी हैं, डिग्रेड हो चुकी हैं, उसको फिर से यहाँ पर रिपेयर करेंगे जिससे कि नए नए वाटर रिसोर्स क्रिएट हो पाए। तो यहाँ पर भी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। PDMC यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है
यहाँ पर बोला गया है कि किस तरीके से हम वाटर का यूज़ बहुत ही इफ़िशियंटली करेंगे जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इन्हांसिंग वाटर यूज़ इफ़िशियंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन। यहाँ पर बोला गया कि हर बूंद जो पानी है उसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जो मीडियम होता है उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। चौथा यहाँ पे पिलर है WDC, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ रन ऑफ वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन इन रेन फेड एरियाज। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी वाटर है रेनफॉल का उसको हम हार्वेस्ट करेंगे और इसके अलावा जो भी वाटर लेवल है ग्राउंड वाला उसको भी इंक्रीज करने पर काम करेंगे। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 पिलर हैं। डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही सब पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन और रीज़न दिया गया है, पढ़ करके सही वाला ऑप्शन बताना है। असर्शन में लिखा हुआ है दिल्ली फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड्स दी हाईएस्ट AQI लेवल्स एमंग इंडियन सिटीज़। दिल्ली में अक्सर भारतीय शहरों में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर दर्ज किया जाता है। रीज़न यहाँ पे कह रहे हैं इट लाइज इन ए लो लाइंग बेसिन सराउंडेड बाय द हिमालयाज। कह रहे हैं कि ये हिमालय से घिरी एक निचली घाटी में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। असर्शन तो इन्होंने ठीक दिया है, AQI इनका ज़्यादा ही रहता है, लेकिन ये रीज़न जो दिया गया है वो गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लोकेशंस इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट कोरल रीफ इकोसिस्टम। भारत में निम्नलिखित में कौन सा स्थान महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा कोरल रीफ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो कोस्ट होते हैं ना वहाँ पर बेसिकली कोरल रीफ मिलेगा। यहाँ पर हिंदी वाले में भी ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का। असर्शन में दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल इन इंडिया इज सेंटर्ड इन ओनली नॉर्दर्न स्टेट। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सट्रीम कीवर्ड आते हैं वो जनरली गलत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो अकार्बनिक रसायन होते हैं वो केवल और केवल नॉर्दर्न स्टेट्स में ही यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडा एस आर क्रूशियल केमिकल इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट एंड ग्लास। यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट और ग्लास बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा एस का यूज़ काफ़ी यहाँ पर क्रूशियल यानी कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये तो ठीक कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ओनली नॉर्दर्न स्टेट्स में प्रोड्यूस हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ए यहाँ पर फॉल्स है, आर यहाँ पर ट्रू है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है पंथी स्टेप्स इन कोड टीचिंग्स फ्रॉम गुरु घसीदास अमृतवाणी। पंथी नृत्य की मुद्राएं गुरु घसीदास की अमृतवाणी की शिक्षाओं को दर्शाती हैं। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं मास्क रिप्रेजेंटिंग सतपुरुष आर वॉर्न इन हाई रिचुअल वर्जन। उच्च अनुष्ठानों में सतपुरुष का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखौटे पहने जाते हैं। ये पहला वाला तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो पंथी डांस है ये बेस्ड होता है गुरु घसीदास पर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल और केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आर्टिकल में राज्य और संघ क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 1 में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। प्रत्यायोजित विधान प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा बनाया जाता है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन ए, जो डेडिकेटेड लेजिस्लेशन होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फिर करंट अफेयर्स करेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर टेम्परेचर इंक्रीज इन द थर्मोस्फीयर ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म? सौर तूफानों के दौरान थर्मोस्फीयर में तापमान वृद्धि का सबसे संभावित कारण क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यूवी एंड एक्सरे एब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। अब हम यहाँ पे 5 या 6 करंट अफेयर्स भी जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दी कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्लान्ड ऑन विच रिवर? अब एग्जाम में केवल इतना नहीं पूछेगा कि कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर प्लान किया गया है, ये लोहित रिवर पर प्लान किया गया है, लेकिन पूछेगा लोकेशन कहाँ पर है। तो लोहित रिवर कहाँ पर आपको किस तरफ फ्लो होता हुआ दिखेगा? तो ये अंजार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसका कैपेसिटी होगा 1200 मेगावाट। तो ये आप याद रखेंगे, नंबर इधर उधर करके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो लोहित रिवर है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, इसी क्लास में हमने डिस्कस किया। ये जो प्रोजेक्ट है इसको सेंटर के द्वारा यहाँ पर अप्रूव किया जा चुका है, जबकि इन्वायरमेंटल यहाँ पे चीज़ें डिग्रेड हो सकती हैं, लेकिन अभी इसको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। ये जो एरिया है ये हैबिटेट है वाइट बेलीड हेरॉन का, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज हैं। तो एनवायरनमेंट की वजह से प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिला था, लेकिन अब मिल चुका है। दूसरा यहाँ पे करंट अफेयर्स है, वेयर वॉज दी 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56th मीटिंग हुआ है, वो कहाँ पर हुआ? तो ये डावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। इसका थीम रखा गया है ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्लॉस स्क्वाब के द्वारा 1971 में फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो क्लोगनी स्विट्जरलैंड में है। तीसरा यहाँ पे है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब? पहला स्टेट कौन सा बना है इंडिया में जिसने स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है? तो वो हो जाएगा केरला, जिसका रिसेंट में नाम चेंज हो चुका है, अब ये केरलम हो गया है, सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये जो माइक्रोब है इसका नाम है बैसिलस सबटिलिस, ये ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब हो जाएगा केरलम का। ये बेनिफिशियल है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन गट और एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है। ये सॉइल हेल्थ में, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन एंड बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, जिसको हमने शॉर्ट्स में भी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमने ज़्यादा डिटेल डिस्कस किया था। यहाँ से आप ध्यान रखिए कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड केरलास फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी? केरला का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किसको बनाया गया? तो वो हो जाएगा अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट में जो है वहाँ पर लोकेटेड है। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, इसी को ऑफिशियली रीनेम कर दिया गया है अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी के नाम से, क्योंकि बटरफ्लाई की बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। 5th करंट अफेयर्स यहाँ पे है, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम अवार्ड? बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम अवार्ड किसको मिला? तो ये उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड को रिकॉग्नाइज किया गया है विंग्स इंडिया 2026 में, जो कि एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट होता है। इसको इस बार होस्ट किया बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में, और ये स्टेट जो है इसको ऑनर किया गया है क्योंकि उत्तराखंड के द्वारा एयर कनेक्टिविटी और एविएशन इकोसिस्टम के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट करंट अफेयर्स है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन किस स्टेट में लॉन्च किया जाएगा? तो वो हो जाएगा हरियाणा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत रूट पर चलेगा हरियाणा में। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, जो कि यहाँ पे एक स्टेप आगे ले जाता है ग्रीन रेलवेज़ की तरफ।
यहाँ पे जो भी डीजल इंजन होते हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे जो भी बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा ट्रेन के द्वारा वो होगा वाटर वेपर, जिससे कि ज़ीरो इमिशन यहाँ पर होगा। तो ग्रीन रेलवेज़ की तरफ ये एक कदम है। ये है आज की क्लास जहाँ पे हमने 25 MCQs किए हैं, एजुकेटिव पैटर्न के 6 करंट अफेयर्स को भी रिवाइज किया है। आई होप आप ये सारी क्लासेस को पूरा देख रहे होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं तो मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, तो ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है या फिर किसी और कलर से जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, क्या ये प्रिंट में सही है या नहीं? अगर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ना, ये सब भी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में ब्लैक में मिल जाएगा। सारे जो PDF है उसको मैं ये सारे कलर चेंज करके पूरा ब्लैक करके वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। तो इसको ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।